हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग पर्यावरण का देखेंगे, जो कि पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे प्रश्न ही आते हैं पेपर में, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के एग्जामों में पेपर आते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, करते हैं एक क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, वंदना शिवा, डॉक्टर जी पांडे। तो कौन इसके लेखक हैं टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें जो पुस्तक लिखी गई है तो डाइवर्सिटी से संबंधित है। तो यह पुस्तक है वंदना शिवा की, जो कि यह पर्यावरणविद है, ठीक है, पर्यावरणविद है। और यह इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में यह हुआ था इसका प्रकाशन। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा है गूगल, रोसा घास, रतनजोत, जावा घास। इसमें से पूछ रहा है कौन सा बायोडीजल पौधा है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह रतनजोत है, जो यह बायोडीजल पौधा है, जो कि इसका वनस्पति नाम जो है जयट्रोफा करकास है। जयट्रोफा करकास है, आपको यह याद रखना है, रतनजोत, ठीक ना। और इसका बीज 27 से 40% तेल युक्त होता है, जो कि बायोडीजल का, रतनजोत का, यह 27 से 40% तेल जो इसमें प्रतिशत तेल युक्त होता है इसका बीज। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा रतनजोत। तो आप इसका नाम भी जानते रहिएगा, इसे वनस्पति नाम है जियोट्रोफा करकास। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर सुनीता नारायण, माइक पांडे, टी पुलैया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा टी पुलिया जो है, पुलिया, यह बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। तो देखिए, इसमें जो हम लोग का पेपर आता है यूपी टेट में, उसमें किताबों का नाम भी पूछ सकता है, परिभाषा भी आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह पर्यावरण से संबंधित किताबों का नाम भी पूछ सकता है, परिभाषा भी आती है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा टी पुलैया। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बताना है, इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया था तमिलनाडु में, ठीक ना। यह इसकी स्थापना तमिलनाडु में की गई थी। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र तमिलनाडु में लगाया गया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है, आपको बताना है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है की मात्रा आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा? तो यह उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का 9.18, ठीक ना, 9.18 जो होगा यह ऑप्शन सही होगा। यह उत्तर प्रदेश 2017 के अनुसार यह जो कि वृक्षारोपण का प्रतिशत है 2017 के अनुसार। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, आपको बताना है। एम्बर्सडर में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह कहाँ पे है? तो यह ग्रीन पीस मुख्यालय जो क्या है, ये कहाँ पे?
एम्स्टर्डम में है, जो कि यह कहाँ पे है, यह नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ठीक ना, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है, एम्स्टर्डम, ठीक ना। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो किसमें दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, किसके श्रेष्ठतर योगदान के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति भूमि संरक्षण के लिए, स्वच्छ औद्योगिकी एवं विकास के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह स्वच्छ औद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था, तो ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था, 1 जुलाई 2001 को, 2 अक्टूबर 2001 को, 1 जुलाई 2005 को, 6 जून 2006 को, यह आपको बताना है। तो यह ग्रीन, तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यह ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, 1 जुलाई 2001 को। यह ग्रीन ऑपरेशन क्या है, तो यह जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश में वृक्षों की कमी हो गई, पर्यावरण की कमी हो गई, तो इसके ग्रीन ऑपरेशन चलाया गया कि हर जगह पे जहाँ सामान्य जनता, विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालयों, निजी संस्थानों में क्या किया जाए, वृक्षारोपण कराया जाए। तो इसके लिए यह ग्रीन ऑपरेशन चालू कराया गया था, जो कि 1 जुलाई 2001 को चालू हुआ था। यह ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही है, ठीक। यह उत्तराखंड जब अलग हुआ था तब यह किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, तो विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, चीन, इंडोनेशिया, भारत, स्विट्जरलैंड। तो विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, भारत, ठीक ना। विश्व के संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र जो है भारत है। ऑप्शन इसे हम लोग का सही होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी। तो भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह देखिए जैव मंडलीय जो पहला हम लोग का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो बना था यह नीलगिरी पर बना था, नीलगिरी में बना था। और यह कब बना था, तो यह बना था 1986 को। कब बना था, तो 1986 को बना था, ठीक ना, स्थापित किया गया था यह जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दंडकारण्य प्रदेश स्थिर नहीं है, तो दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें जो सही है ऑप्शन हम लोग का मध्य प्रदेश है, ठीक ना, मध्य प्रदेश है जो कि दंडकारण्य प्रदेश नहीं है। तो यह ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, मध्य प्रदेश जो है यह दंडकारण्य प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यह जो राज्य है, तेलंगाना हुआ, यह सब दंडकारण्य प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। डूडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है
क्या है? डूडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी मैमल, बोनी फिश, शार्क, उभयचर, आपको बताना है। तो डूडोंग सॉरी डूगोंग डूगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा, स्तनधारी मैमल है जो कि यह विलोपन की कगार पर, इससे स्तनधारी होता है और इसे डूगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा यह ये ऑप्शन सही होगा। और यह वर्ग में शामिल, यह एक समुद्री जीव है, बस इसको जानते रहिएगा, यह एक समुद्री जीव है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। तो आपको बताना है जब अपने प्राकृतिक आवास में जब कोई प्रजाति नहीं देखी गई, कब तक नहीं देखी जाती है? 35 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, तब वह क्या मानी जाती है? विलुप्त की मानी जाती है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? जब कोई प्रजाति 50 वर्ष तक नहीं देखी जाती है तो वह विलुप्त की अवस्था में मानी जाती है कि वह प्रजाति क्या है? विलुप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचक, परम दुर्लभ पौधे प्रजातियों का सूचक है, जैव विविधता की स्थिति का सूचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है, जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, लिविंग प्लेनेट सूचकांक जो है यह जैव विविधता की स्थिति का सूचक है, जैव विविधता की स्थिति का सूचक है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थान में है? तो जैव मंडल आरक्षित स्थान में है नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार और उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा भारत में अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थान है। तो आपको बताना है कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह जो सभी हैं हमारे, यह नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, यह सभी जो है यह जैव मंडल आरक्षित स्थान है जो कि भारत में है। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा सही नहीं है? अधोलिखित में कौन सा सही नहीं? एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है, बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है, विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। सही नहीं जो है, विशिष्ट खेती की पद्धति जो है जैव विविधता को संरक्षित रखती है, यह सही नहीं है, ठीक ना, यह सही नहीं है, यही ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है नैनो तकनीकी, दूर संचार तकनीकी, रेडियोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जो है जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह जैव प्रौद्योगिकी जो है यह खतरे की घंटी है। नवीन विकसित विज्ञान जो है यह बनेगा तो यह जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी बनती है, हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। भूतल पर सर्वाधिक किस संघ फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं? तो कार्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा। तो आपको बताना है भूतल पर सर्वाधिक किस संघ फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताना है किसमें ऑप्शन सही कौन सा है।
तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह आर्थ्रोपोडा है। यह भूतल पर सर्वाधिक सदस्य के रूप में पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ पे है आपको बताना है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का कर्नाटक जो है, यह राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। तो सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। बेथम, नेक्टर, नेक्टन और प्लेक्टन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सागर तली में पाए जाने वाले पादप और प्राणियों को हम जानते हैं बेथम के रूप में, ठीक ना, किसके रूप में, बेथम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन इसे हम लोग का ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के लिए क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। तो आपको बताना है विश्व के किस बायोम को अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। रूम सागरीय घास बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, टैगा प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम। आपको बताना है इसमें से अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा शीतोष्ण घास, ठीक ना, शीतोष्ण घास है, यह ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, इसको क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव, शुष्कता का साम्राज्य, महाद्वीपीय जलवायु का विकास, उच्च वार्षिक तापांतर। तो आपको बताना स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर। उच्च वार्षिक तापांतर यह सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे गर्म ताप होता है तो यह उच्च वार्षिक तापांतर होगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। काले वन पाए जाते हैं। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में। तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं, काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो काले वन पाए जाते हैं यह कहाँ पे, जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। टीक जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है आप लोग बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा हम लोग का सुंदरी, जो कि यह पश्चिम बंगाल में, यही ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए आगे चलते हैं। मोरक्को कहाँ स्थित है। तो मोरक्को कहाँ है, अरब में, दक्षिण अफ्रीका में, साइबेरिया में, उत्तर अफ्रीका में। तो मोरक्को कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोरक्को कहाँ पे है आपको बताना है। नाम सुने होंगे आप लोग। तो मोरक्को कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है, यह उत्तर अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। ये मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा वन है। ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन, पतझड़ वाले वन। तो आपको बताना है भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वन है कौन से होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह पतझड़ वाले जो वन होते हैं यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पतझड़ वाले वन। निम्नलिखित
वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो निम्नलिखित वृक्षों में से इसमें ऑप्शन पहले दे दिया है, तो इसमें कौन सा माना जाता है? तो यह यूकेलिप्टस जो है सफेदा का वृक्ष होता है, यह पर्यावरण के लिए सबसे संकट माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को, 2 मार्च को। वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस इसे कहते हैं। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन पेट्रोपादप है? पेट्रोपादप है जेट्रोफा, डिस्ठौरी, आक, उपरोक्त सभी। तो पेट्रोपादप कौन सा है, इसमें आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पेट्रोपादप कौन सा है? तो यह सभी हैं, इसमें सभी हैं। जेट्रोफा, डिस्ठौरी, आक, यह सभी है पेट्रोपादप। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान एवं निकोबार, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हॉट स्पॉट के क्षेत्र में माना जाता है जो कि यह है अंडमान निकोबार, ठीक ना। अंडमान निकोबार यह हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। और विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो 35 मानी गई है, 35 है। आप लोग इसको याद रखिए। भारत में कौन कौन है? तो देखिए भारत में पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, म्यांमार जो कि भारत में है, भारत का सीमा है, और सुंडालैंड जो है यह भी है। सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। सॉरी, अंडमान एवं निकोबार जो है यह सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। तो यह सब जो आते हैं यह 35 हॉट स्पॉट है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और भारत के ये हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत का सीमा, और सुंडालैंड और अंडमान एवं निकोबार सुंडालैंड के अंतर्गत आते हैं। यह सभी आते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो वीडियो आपको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।